स्वागत है बच्चों आप सबका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के डेरिवेशन की सीरीज में। बच्चों ये है लेक्चर नंबर 2 और स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से लेक्चर नंबर 2 में। रिमेनिंग जो डेरिवेशन है ना हमारे रे ऑप्टिक्स की, जैसे कि आपको बताया सबसे पहले लेक्चर में हमने 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की डिस्कशन करी है, उनकी प्रैक्टिस करी है। हमने देखा किस तरीके से इजिली उनको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे रिमेनिंग, और मैं आपको बता दूंगा इसकी पूरी फिजिक्स में ना आपके रे ऑप्टिक्स में सबसे ज्यादा डेरिवेशन है, तो आपको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा आपकी लग सकती है, लेकिन क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा, डेरिवेशन कोई भी आ जाएगा, आप 100% सॉल्व कर लोगे, राइट। और यही तो हमारा टारगेट है इस पर्टिकुलर सीरीज का। लेकिन सेलेक्टेड है ये, कुछ तो मैंने छोड़ भी दिए हैं जो उतने ज्यादा नेसेसरी नहीं है, बट अपने लेवल पे भी आपने रिवाइज करते रहना है। बट यहाँ पे जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो वाले डेरिवेशन होते हैं जो लेंदी होते हैं, डिफिकल्ट से होते हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, वहां पे वो फंस जाते हैं। तो रिमेनिंग 4 जो डेरिवेशन है आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, इस लेक्चर में करने वाला हूं, राइट। और मैंने आपको बता रखा है आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की सीरीज भी तो स्टार्ट करने वाले हैं बॉस। तो बिल्कुल बने रहना मेरे साथ, ये कंप्लीट सीरीज क्लास 12 इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर आपको दिलाने वाली है। सो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। तो आज का पहला डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है बॉस, बट अगर ये नहीं आया तो लेंस मेकर नहीं आएगा बॉस, ठीक है। लेंस मेकर इसके थ्रू आपका बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। सर क्या है देख लो बॉस, आपके सामने है। यानी हम रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस पढ़ने वाले हैं। उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब मैंने 12 दिया था उस जमाने में बॉस, उस समय भी पूछा गया था, मेरे को याद है, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है। देखो आपकी बुक में लिखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 में भी μ1 μ2 में भी, जो भी लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपको प्रूव करना है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। याद आ गया होगा? यस, यहां पे भी देख सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। तो गाइस इस टाइप के डेरिवेशन को करने के लिए ना अगेन एंड अगेन मैं बोल रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स में ना डायग्राम पे फोकस करना है। रे डायग्राम अगर आपने करेक्ट बना दिया बेहतरीन तरीके से, सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, हर नेमिंग करेक्ट लिखी है, तो जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपकी नोटबुक चेक कर रहा होगा भाई, वो केवल रे डायग्राम से ही इन्फ्लुएंस हो जाएगा। उसको पता है कि इस बच्चे ने किस तरीके से बनाया, तो उसका एक परसेप्शन बन जाता है पॉजिटिव वाला, ठीक है, कि आगे इसने अच्छा किया होगा। फिर वो उस तरीके की मार्किंग करना स्टार्ट करता है, क्योंकि रे डायग्राम से डिसाइड होगा कि आपका डेरिवेशन सही होने वाला है या नहीं होने वाला है, ठीक है। आपने रटा है या फिर ऐसे ही बना दिया, रैंडम बना दिया, ये सारी बातों का आपने ख्याल रखना है। स्टार्ट करें। सो हियर वी गो, कम ऑन गाइस। तो देखो दोस्तों, हर मैं पूरी कोशिश करूंगा बिल्कुल इजी तरीके से आपकी कैलकुलेशन कराऊं और आप फंसो ना। बस जैसे प्रोसेस मैं अप्लाई करूं वैसे ही आपने चलते जाना है और उसी तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। नोट्स अलग से बना लें। जस्ट इमेजिन करो आंख बंद करके कि कंप्लीट डेरिवेशन के सिलेक्टेड नोट्स आपके अलग बन गए हैं विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। और उसके बाद न्यूमेरिकल जिन चैप्टर से आएंगे उन चैप्टर्स के न्यूमेरिकल में डिस्कस, उसके नोट्स अलग है। और लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवाइज करके जाओगे, डेरिवेशन अलग, न्यूमेरिकल अलग, कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन एट ऑल। फिर आपने अपने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को रिवाइज करना है अपने सेल्फ नोट से, जो भी आपने बनाए हैं पूरे साल भर में। अंडरस्टूड? मजा आएगा, फिर नो कंफ्यूजन एट ऑल बॉस। तो यार इस डेरिवेशन को करने के लिए ना हम कॉन्केव टाइप का स्फेरिकल सरफेस बनाएंगे बच्चों। आप ध्यान से देखो, ये है, बहुत प्यार से आपने देखना है, बस देखते जाओ आप, ठीक है। ये सरफेस है सर, कॉन्केव नहीं यार, कॉन्केव में क्या होगा ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन में, तो हम कॉन्वेक्स बना लेते हैं। तो दैट इज द बेटर वन कि कॉन्वेक्स सरफेस हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो कॉन्वेक्स ले लेते हैं। इस तरीके से हम इसको एक्सटेंड करते थे, याद करो। और ये एक कॉन्वेक्स टाइप का सरफेस, और ये वाला जो इसका सरफेस है ये हम मानेंगे डेंसर मीडियम है, इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलेंगे आप। तो मेरे साथ साथ आप बना सकते हो वैसे, हाँ यस सर, ठीक है, मेरे साथ साथ आप चल सकते हो, बना सकते हो, आपको आइडिया रहेगा कि कैसे बनाना होता है। उसके बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। एक बार डायग्राम आ जा, देखो अब इधर एयर है, इधर इसका खुद का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मानूंगा μ2। और जो इधर वाला है एयर नहीं, कोई मीडियम, रेयर मीडियम मान सकते हैं हम, दिस इज योर रेयर मीडियम, हम इसको रेयर मीडियम मानेंगे, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? μ1, ओके। तो उसके बाद हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ऑब्वियसली इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली एक्सिस ये तो बनती है बॉस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस,
बिल्कुल। तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है सर। जहां पे ये इस कॉन्वेक्स सरफेस को इसके कट कर रही है, दैट इज योर पोल, जहां से आप सारी डिस्टेंस का मेजरमेंट करोगे। ऑब्वियसली दिस इज पी, दैट इज द पोल, ऑल द डिस्टेंस वी हैव टू मेजर फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। क्लियर है सर। तो जैसे हम घर बनाते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो हर चीज को ख्याल में रखना होता है, हर चीज बनाएंगे तभी पूरा कंप्लीट घर बनेगा ना। तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। उसी से जजमेंट होगी आपकी, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट जो है, तो एक चीज यहाँ पे आप जरूर लिख लेना बच्चों, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लेट अस कंसीडर ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, राइट। ये जरूर लिख लेना, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। इसकी जो चूंकि कॉन्वेक्स टाइप का है, कॉनकेव कोई भी हो, रेडियस तो होगी ना भाई उसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, एक तो ये लिख लेना। दूसरा फिर लिख लेना कि नाउ लेट अस कंसीडर, ये भी लिखना है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, है ना। यहां पर कहीं एक ऑब्जेक्ट आपने प्लेस किया है, ये मान लेना कि दिस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहां से क्या होगी वो हमें पता है, दैट इज यू। ये भी लिखना है, वहां पे लिखना है ये आपने। मैं आपको बता दूं कि वी हैव टू एज्यूम, लेट अस कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द पोल, इतना लिख लेना। एंड जब शुरू में लिखेंगे कि एज्यूम अ स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस r, ये लिख लेना। उसके बाद बस डायग्राम बना के स्टार्ट कर देना, 2 लाइन जरूर लिख लेने का, ठीक है। चलो अब रे डायग्राम पे फोकस करें, हमें इमेज बनानी है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्ट है, अगर एक रे आप यहां से इंसिडेंट कराओगे यहाँ पे, तो वो रे यहाँ पे जाके इंसिडेंट करेगी इस सरफेस पे। तो आप देख सकते हो वो रेयर साइड से डेंसर में जा रही है। एक बार डायग्राम क्लियर हो जाएगा, उसके बाद डेरिवेशन आराम से करेंगे, डोंट वरी। तो हमें पता है जब भी कोई रे किसी एक मीडियम से दूसरे में जाती है, तो सबसे पहले यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और ये जो नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर, जब ये आगे एक्सटेंड करेगा तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे भी कट करेगा वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ऑब्वियसली वो आर होगी, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, नॉर्मल है ना भाई ये इस स्फेरिकल सरफेस पे यहाँ पे, तो दिस इज योर नॉर्मल। और ये जो रे है, ये पहली वाली रे, इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी बच्चों, उसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑब्वियसली। अब आपको पता है जो रे है ना, वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। यस, ये तो हमें पता है सर, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो यार ये आगे तो नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी, तो यहां से कुछ ऐसे नजर आएगी और इस तरीके से कहीं जाएगी। तो दिस इज रे 2, ये आपकी रे 2 होने वाली है यहाँ पे, ओके। और ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, तो एक रे, क्योंकि इमेज बनाने के लिए आपको 2 रे की जरूरत चाहिए, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे इमेज बनेगी। तो एक रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओ, ये वाली देखो ये। और ये रे जब यहां से पोल पे यहां पे डालेंगे ना इस सरफेस पे, तो ये ऑलरेडी 90 पे जाएगी और ये डायरेक्ट निकल जाएगी, ये बिल्कुल भी डेविड नहीं होगी, और डायरेक्ट निकलते हुए यहाँ पे मिलेगी और यहाँ पे बन जाएगी आपकी बच्चों इमेज। एंड दिस इज द फाइनल इमेज, और इमेज आपकी डेंसर साइड बन रही है, आप देख सकते हो, एंड दैट इज वी। इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वी होती है सर। यस, वी होती है सर, ठीक है। तो ये इमेज बन गई यहाँ पे इमेज बन गई डेंसर साइड, यानी μ2 साइड में हमने मान लिया कि μ2 ग्रेटर देन μ1। ऑब्जेक्ट हमारा रेयर में रखा है, अंडरस्टूड। यस, अब ध्यान से समझने का, ये जो नॉर्मल वाली साइड थी बच्चों, और ये वाली जो रे थी, ये जो पहली रे थी है ना, रे R1, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, इसको हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स सी θ1। इस एंगल को हमने कुछ मान लेना है, ये इसी कंसेप्ट से हमने डिराइव करना है, ठीक है सर। और नॉर्मल वाली साइड जो बनाएगी इसको भी कुछ मान लो, लेट्स सी θ2। और इमेज वाली जो ये रे है, ये वाली जो इसमें रिफ्रैक्ट होके आई है, इसको मान लो कुछ θ3। आप बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा था अल्फा बीटा गामा, भाई एक ही बात है, एंगल के नाम ही तो एज्यूम करने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने रटने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट एज्यूम की अल्फा बीटा गामा है, यू जस्ट एज्यूम की कुछ भी मान सकते हो आप, θ1 θ2 θ3 व्हाटएवर, जो तुम्हारी मर्जी हो। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना, बस मान लो, एज्यूम कर लो, राइट। वैसे वेरी स्मॉल एंगल लेके ही चलना है हमने, θ1 θ2 θ3, ओके। और आपको पता है ये रे जो होती है इंसिडेंट रे है, नॉर्मल के साथ आई एंगल बना रही है, तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये भी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑब्वियसली। ये तो हमें पता है, ये कंप्लीट डायग्राम बन गया, इतना आपको बनाना ही पड़ेगा बॉस वहां पे, ठीक है। और जहां पे रे है इंसिडेंट कर रही है, ये वाली, इसका कोई पॉइंट मान लो, लेट्स सी P, और इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, देखो ये वाला, और ये परपेंडिकुलर पॉइंट यहाँ पे बनेगा M। P और M के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, हम एक ही मान के चलेंगे इनको,
हम इनको अलग अलग नहीं मान के चलेंगे, बस ये परपेंडिकुलर इसलिए ड्रॉप किया जिससे यहाँ पे ट्राइंगल दिखे आपको, राइट एंगल ट्राइंगल टाइप के दिखे, ठीक है। ओके सर, बिल्कुल करेक्ट बनेगा डायग्राम, ये आना चाहिए आपको, बस सिंपल। यहीं से 1.5 मार्क्स तो आपका तैयार हो चुका है, समझ गए। इससे आगे अब एग्जामिनर आपकी जजमेंट करेगा अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन, आपने कैलकुलेशन कैसे करी है। ओके, अब मैं आपको बता दूं, जो रिलेशन बनाना है बच्चों, वो बनाना है जो हमें प्रूव करना है। वैसे आपने क्वेश्चन डेरिवेशन में देख लिया होगा, दैट इज म्यू टू ये वाला, और जो इमेज बनी है उसकी डिस्टेंस, फिर म्यू वन जो रेरर वाला है और जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय उसकी रेडियस। ये प्रूफ करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। देखो भाई, समय तो लगेगा, डेरिवेशन है बॉस, पहले मैं तुम्हारे लिए सिखा रहा हूं कि आपको इजीली कैसे डिराइव कर सकते हो, आपने इसको कैसे करना है। दिस इज फॉर यू। मुझे करना है तो मैं तो फास्ट करूंगा, लेकिन हम समय लेंगे आपके लिए, आपको समझाने के लिए। एक बार आप आ गए, आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से घर से, फिर आप फास्ट फास्ट करना, और उतनी फास्ट करना कि एग्जाम में आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को कर सको। अंडरस्टूड? चलो, अब बच्चों क्या करेंगे इसके लिए, देखो हमें पहले से ही पता है रिफ्रैक्शन में जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से निकल के किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो भाई वहां पे स्नेल्स लॉ यूज करेंगे हम, ऑब्वियसली बिना सोचे समझे करेंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है। अंडरस्टूड? देखो, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के लिए, क्योंकि लाइट यहां से अंदर जा रही है, तो हम यूज करेंगे सबसे पहले यूजिंग ओके स्नेल्स लॉ एट पी पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, क्योंकि पी पॉइंट पे ही वो एक इंटरफेस बन रहा है, एक बाउंड्री बन रही है रेरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट करने वाली। ओके, तो जब वो बाहर से जा रहा है बच्चों, बाहर से देखो आप बाहर से जा रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू वन, तो हम लिखेंगे म्यू वन। तो मैं यहां लिख रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन हमें मजा आए, तो इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं 2 पार्ट में ना, तब मजा आएगा। तो मैं यहां लिखूंगा, ठीक है सर। तो स्नेल्स लॉ बाहर से जा रहा है, तो जिस मीडियम से जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इनका प्रोडक्ट लेते हैं ना, इज इक्वल टू जिस मीडियम में एंटर कर रहा है, यानी इस वाले में, यानी म्यू टू इनटू उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस यही करना होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर आ गया, यही होता है, ठीक है। या आप सबको पता है इसको साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन भी करते हैं, म्यू टू जिसमें एंटर कर रहा है, म्यू वन जहां से आ रहा है। बट बच्चों ये मान के करना, जब भी ये डेरिवेशन आप करोगे ना, कि सारे एंगल यहाँ पे स्मॉल है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री, कुछ भी हो, आई आर सब कुछ स्मॉल है, यानी आप मानेंगे यहाँ पे फॉर स्मॉल एंगल्स, ठीक है, यानी जो आई और आर है वो सब स्मॉल एंगल है, या थीटा वन थीटा टू सब, तो साइन आई को आप आई से रिप्लेस कर देंगे, एंड जो साइन आर होगा उसको भी आप आर से रिप्लेस कर देंगे। फिर ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी म्यू वन आई वन, दिस इज योर आई वन, ठीक है, देखते रहेंगे बॉस, नॉट आई वन, दैट इज आई, सॉरी, एंड दिस इज म्यू टू इंटू आर। बच्चों ये जो इक्वेशन बन गई, इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो, हमें प्रूफ ये करना है, यानी म्यू वन म्यू टू तो दिखने लगा, लेकिन आई और आर यहाँ पे हमें नहीं चाहिए बॉस, इसको हमें हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, उसकी जगह में यू वी आर वाले टर्म्स लाने पड़ेंगे। ऐसे दिमाग लगाना है आपने कि दिस इज योर वेरी फर्स्ट इक्वेशन, और कोई बड़ी बात नहीं है, डायग्राम बेस्ट बनाना है, स्नेल्स लॉ यूज करना है, साइन आर को स्मॉल एंगल मान के रिप्लेस कर देना एंगल से। सो आई वन आई और म्यू टू आर बन गया आपके पास, यहाँ से म्यू वन आई और म्यू टू आर बन गया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। Now find values of angle I and angle R। I और R की वैल्यूज निकालो। सर वो कहाँ से निकालेंगे बच्चों, उसके लिए यहाँ पे ट्रायंगल कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ सकता है, ये इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपको देखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो भाई I कैसे निकालो, देखो भाई कौन सा ट्रायंगल में लूँ I को कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको पता होगा किसी भी ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो उसके इंटीरियर एंगल का सम होता है ना, उस ट्रायंगल के लिए, तो वो वाली थ्योरम आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। कैसे देखो, अगर बच्चों में यहाँ पे मान लूं ये वाला ट्रायंगल देखो आप, COP पूरा, ये वाला, ये नॉर्मल वाला, ये पूरा है ना, तो इसको मैं कैसे डिनोट करूं, देखो अगर मैं ये पूरा ट्रायंगल यहाँ पे लूं, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल देख लो आप, दिस इज डॉटेड लाइन तक, C तक लेना है आपने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इन, या यूजिंग लिख लो, या इन ट्रायंगल कौन सा, COP, मैं इसी के लिए लिख रहा हूं बॉस, ठीक है, COP, इसके बाहर पूरे ट्रायंगल के बाहर जो एंगल है वो I है, तो इसको एक्सटीरियर एंगल है ना, तो इसको लिखेंगे I इज इक्वल टू, और इसके अंदर एंगल क्या है,
थीटा वन प्लस थीटा टू, तो हम लिखेंगे थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी उनका सम, एक्सटीरियर एंगल उनके इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, ये याद रखना है। तो सर अगर हमें आई निकालना है तो यहाँ तो थीटा वन थीटा टू आ गए, ये तो गड़बड़ हो गया, तो हमें अब थीटा वन थीटा टू भी निकालना पड़ेगा, तभी तो डेरिवेशन है, तभी तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और इन्हीं बातों को ख्याल रखना है अगर आप पूरे 4-5 मार्क्स लेना चाहते हो, क्योंकि लेंदी डेरिवेशन है पूरे मार्क्स में आता है, तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के प्रैक्टिस करनी है, पूरा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा बॉस। तो अब हमें थीटा वन और थीटा टू ये भी निकालना पड़ेगा। सर ये कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। तो आई को निकालने के लिए अब आपको थीटा वन और थीटा टू भी चाहिए बॉस, ठीक है। एक बार ये आ गया, आई को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, फिर वैसे ही आर निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब देखो थीटा वन के लिए बाद में देख लेंगे, है ना, इसको बाद में देखेंगे, अभी मैंने लिख दिया। नाउ अभी हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, कौन से वाला सर? अब देखो और कौन सा हो सकता है जिसमें आर हो, ये वाला अंदर वाला ट्राइंगल देखो, ये पूरा ट्राइंगल देखो, ये पूरा ये वाला है ना, कौन सा सर? CIP, यानी हम लेंगे CIP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और इस वाले ट्रायंगल को अगर देखो, इसके अंदर है थीटा 3R और बाहर है थीटा 2, तो बाहर वाला एंगल इक्वल टू अंदर वाला एंगल, यानी R प्लस थीटा 3। और हमें जैसे I निकालना है वैसे यहाँ से R निकालना है, इतना तो क्लियर हुआ होगा। तो R जब निकालोगे ना बच्चों, ये इधर आ जाएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा 2 माइनस थीटा 3। तो बस आई भी आ गया, आर भी आ गया, दोनों को उठा के यहां पुट करेंगे। नाउ पुटिंग बोथ इन द फर्स्ट इक्वेशन, ये लिखना है वहां पे आपने। तो जब फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे तो बच्चों क्या बनेगा आपका इक्वेशन? तो यहां बन जाएगा μ1 इंटू दैट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2, और यहां बनेगा आपके पास दैट इज μ2 इंटू दैट इज थीटा 2 माइनस थीटा 3। हो गया, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कूल है। तो इन दोनों वैल्यू को आपने पुट करना है, वैसे तो यार लिख लिया था हमने यहाँ पे, और पुटिंग इन द फर्स्ट इक्वेशन, तो ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या है देखो, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं मैं, आपकी गलती ना हो। एक बार समझ गए ना, फिर टेंशन वाली बात नहीं। रटोगे तो यार फिर देखो कल को फिर भूल जाओगे, फिर रात को रटोगे सुबह को फिर भूल जाओगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था? स्नेल्स लॉ। सेकंड स्टेप क्या था? ये एज्यूम करके ट्रायंगल यूज करना। थर्ड स्टेप क्या है? टू फाइंड द वैल्यू नाउ थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। अब हम यहां लिखेंगे नाउ फाइंडिंग क्या भाई? वैल्यूज ऑफ क्या? थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3। अब कहां से कैलकुलेट करूं सर? यूजिंग द ट्रायंगल्स। देखो भाई ध्यान से, थीटा 1 ये है, तो अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहाँ पे, लेट्स सी गाइस, अगर ये थीटा 1 है तो हम यूज करेंगे ये वाला ट्रायंगल। देखो भाई मैंने दूसरा कलर यूज किया, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ना PM, तो ये वाला देखो, ये पूरा ये वाला ट्रायंगल आप यूज करेंगे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो फॉर थीटा 1 हम लिखेंगे फॉर थीटा 1 राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रहा है बच्चों आपके पास, दैट इज MOP बन रहा है ना। M और P एक ही आता है, आप एक ही ले लो, MOP। तो हम यहां लिखेंगे tan थीटा 1 इक्वल टू, थीटा 1 tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है PM, आप PM लिखो या P, अच्छा ये भी P माना है मैंने यार यहाँ पे, तो उसको कुछ और मान लो आप, दिस इज N मानो आप इसको, ठीक है। जहां पे भी P लिखा होगा ना वह N लिख लेना, दिस इज N, ओके, दिस इज ऑल्सो N, ठीक है बॉस। हाँ, जहां पे भी होगा भाई ले लेना, ठीक है। सो दिस इज N, राइट, क्योंकि आप PP में फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो ये N है, ये N है, ये और ये M है, तो हमने यहाँ पे लिया NM, तो दिस इज NM, और डिवाइड में बेस क्या है? M से लेके O तक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि N और M और P बहुत क्लोज है, तो P से O की डिस्टेंस U ही रहेगी, तो आपने U। और एक चीज का ख्याल रखना, ये स्फेरिकल सरफेस है और डिस्टेंस इसके सामने है, इधर है, लेफ्ट साइड में है, राइट, रे इधर जा रही है, तो इसके इन फ्रंट जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव लेते हैं, तो यहां पे हम -U लेंगे। इस बात का ख्याल रखना है। देख लो भाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस इसका इधर है, U इसकी डिस्टेंस है, M से O ले लो या P से O, बात एक है, क्योंकि बहुत क्लोज है, इसकी टेंशन नहीं लेने का। और हम मान के चल रहे हैं कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो इस tan थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे केवल थीटा से, तो थीटा 1 आ गया आपके पास, MN लिख दो या NM लिख लो, -U, ये आ गया आपके पास। ऐसे आप क्लोज कर देंगे डब्बे में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से समझने का, कंफ्यूज नहीं होने का, राइट। वैसे ही सिमिलरली आप थीटा 2 निकालो, देखो ट्रायंगल आपको दिख ही रहा है, थीटा 2 वाला भी, थीटा 2 वाला ट्रायंगल ये रहा, ये वाला, ये थीटा 2 वाला दिख रहा है। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं बहुत धीमे धीमे हूँ बॉस, आपके लिए, आपके वास्ते कि आपको आना चाहिए, ठीक है। यस,
अब हम लिखेंगे फॉर थीटा 2, हमने ट्रायंगल यूज करना है बॉस थीटा 2 के लिए एम सी एन, और यहां पे आ जाएगा टेन थीटा 2 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई, ये थीटा 2 है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा एन एम, वो तो सेम ही रहेगा, एन एम इज द परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा इसका, ये एम से सी तक, और इसकी वैल्यू कितनी है एम से सी तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये इधर ही है ना, जिस साइड में इमेज बन रही है उसी साइड में है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, रे भी इधर ही जा रही है, डिस्टेंस भी उधर ही है, पॉजिटिव रहेगा, तो आर लिखेंगे, और हम यहाँ पे इसको स्मॉल एंगल मान के चलेंगे तो थीटा 2 ले लेंगे केवल, यानी एन एम लिखो या एम एन लिखो, एक ही बात है, एम एन लिख सकते हो आप, एक ही बात है, ओके, दिस इज आर, ये आ गया आपका थीटा 2 बॉस। अब लास्ट आपका बचा है थीटा 1, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो थीटा 1 कैसे निकालूं सर, कौन से ट्रायंगल का यूज करूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं बॉस, मैं नहीं चाहता इसको इरेज करूं, आप बस पूरा देख लो एक बार ध्यान से। सर थीटा 3 हम यहां से निकाल सकते हैं, तो बड़ा वाला ट्रायंगल देखो आप, ये वाला, ये थीटा 3, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा, ये लाइन लेंगे और आई यहां बन रहा है, और इसका परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, यही वाला, ये पूरे वाला, तो हम यूज करेंगे फॉर थीटा 3 यूजिंग ट्रायंगल, देख लो कौन सा, एम आई एन, ठीक है, ये रहा एम आई एन, ये पूरा, थीटा 3 के सामने परपेंडिकुलर सेम, और ये बेस होगा, तो हम यूज करेंगे टेन थीटा 3, परपेंडिकुलर तो सेम ही है एम एन, और बेस है इसका बच्चों एम से आई या पी से आई, बात एक ही है, एम से आई क्या है उसकी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज, वो भी रे की डायरेक्शन में पीछे की साइड है, तो प्लस ही रहेगी, और यहाँ पे टेन थीटा 3 को थीटा 3 लिख के हम एम एन बाई वी लिखेंगे, एंड दिस इज योर थीटा 3, सिंपल, ऑल द वैल्यू जो हमें चाहिए थी, दैट इज थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा 3, वो सब कुछ हमने निकाल लिया है, और उसको यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, दिस इज योर फाइनल स्टेप, उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है, हो जाएगा। आप समझ रहे हो कितनी मेहनत लगेगी, कितनी प्रैक्टिस लगेगी 5 मार्क्स गेन करने में इस डेरिवेशन के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेरे ख्याल से ऑप्टिक्स का सबसे लेंथी डेरिवेशन ये होता है ना, लेंस मेकर भी इसी रिजल्ट से होगा, जब तक ये नहीं आएगा तब तक लेंस मेकर हम नहीं बना पाएंगे, रिजल्ट हमें याद होना चाहिए, प्रूफ करने के लिए आगे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से पेशेंस के साथ करना है इसको, इसलिए पहला डेरिवेशन है, एनर्जी फुल होती है, इसलिए पहली बार पहले ही डेरिवेशन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस लेक्चर में, डन डन डन, यस। अब बच्चों ऑल द वैल्यू वी हैव टू पुट इन द सेकंड इक्वेशन, ये वाला पोर्शन मैं इरेज करूंगा, अंडरस्टूड, ये वाला पोर्शन में इरेज करूंगा, आप चेक कर लो, देख लो, पूरा का पूरा आपके सामने है, ये मैं इरेज नहीं करूंगा, फिर इसको यहां पुट करके पूरा सॉल्व करेंगे, बस हो गया, इट विल टेक लाइक 1 to 2 minutes, नॉट मोर देन, राइट, आप सॉल्व कर चुके होंगे, अंडरस्टूड, ओके गाइस, तो जितनी भी वैल्यूज है ना, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, वो सब इसमें पुट कर लेंगे, तो यहां पे जब हम पुट करेंगे, देखो μ1, थीटा 1 की वैल्यू कितनी आई सर, एम एन बाई माइनस यू, प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई सर, एम एन बाई आर, इक्वल टू μ2, यहाँ पे देख लेते हैं थीटा 2 कितना आया, वो तो सेम ही रहेगा, आर माइनस थीटा 1 थीटा 3 कितना है सर, एम एन बाय वी। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, एम एन सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो μ1 है इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, जब ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे μ1 बाई यू आएगा, वो भी माइनस का, फिर ये μ1 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो μ1 बाई आर आएगा, वैसे ही μ2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, μ2 बाई आर आ जाएगा, फिर इसका इसमें हो जाएगा, तो माइनस साइन वगैरह का ख्याल रखने का। अब आपने करना है जो आपके रेडियस वाले टर्म्स है ना, जैसे ये रेडियस वाला टर्म है, ये वाला, ये एक साइड कर लो, और जो v और u वाले टर्म्स है वो अलग कर लो, जैसे ये वाला टर्म इक्वल के इस साइड लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, अंडरस्टूड, तो ये एज इट इज रहेगा यहाँ पे, तो दैट इज μ1 बाई यू, और वो हो जाएगा प्लस μ2 बाई v, क्योंकि ये माइनस है इधर आके प्लस, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो μ2 बाई आर माइनस μ1 बाई आर। अब तो आपको दिखने लगा है आंसर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे, तो दैट इज μ2 बाई वी, फिर इसको लिखेंगे माइनस μ1 बाई यू, और इधर गाइज आप देख सकते हो आर कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे μ2 माइनस μ1 बाय आर, एंड दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर दिस सिचुएशन। वेरी इंपॉर्टेंट मैन, जब भी कभी आपकी लाइट रे गोज फ्रॉम रेयर साइड टू डेंसर साइड for the refraction at convex spherical surface, then this is the relation between μ1 μ2, यानी दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट सरफेस, so this is the relation, very very important, now you can see, ये प्रूफ करना था आपने, बस इतना ही प्रूफ करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ध्यान से आप समझ लो, लाइट जा रही है रेयर टू डेंसर साइड में,
तो ये आ गया आपका रिलेशन और इस तरीके से आपने डिराइव करना है। समय लगा? यस सर, समय लगा, लगेगा, आपको भी लगेगा, ठीक है। जब आप लॉट ऑफ प्रैक्टिस करोगे और आपको पता रहेगा कि ये सर ने हमारे को कराए थे और इनके डेरिवेशंस हमने अलग से नोट्स बना रखे, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आपको पता है ये रिवीजन करके जाना है, एग्जाम के 2 दिन पहले भी करना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेशन है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्चुअल डेरिवेशन एग्जाम के अंदर करेक्ट होगा और 100% आप कंप्लीट मार्क्स लेके आओगे बच्चों, ठीक है। मजा आएगा। और ये डेरिवेशन क्यों सुपर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ भी अपने रिलेशन रखता है, यानी लेंस मेकर। तो इसके तुरंत बाद हम करेंगे लेंस मेकर एंड दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल तो 100% आएगा, मान के चले। अगर न्यूमेरिकल नहीं आया तो डेरिवेशन आएगा, डेरिवेशन नहीं आया तो न्यूमेरिकल आएगा, कभी कभी दोनों भी आते हैं, तो हम उसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है बच्चों। चलते हैं, अब चलेंगे हम लेंस मेकर की तरफ। आई होप आप समझ जाएंगे। एक बार खुद से घर पे 2 बार, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना, आई गारंटी आपको आएगा। फिर टेंशन नहीं लेने का कि बहुत लेंदी हो जाएगा सर, नहीं। आपको अगर 5 मार्क्स चाहिए, जस्ट इमेजिन 1 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूं, टोटली 5 मार्क्स, तो 4-3 मार्क्स तो आप गेन कर ही सकते हो ना अगर अच्छे से करके जाओगे, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द डायग्राम। स्टेप बाय स्टेप इसमें मार्क्स मिलते हैं। वहां पे डायग्राम के अलग मिलेंगे, फिर पहले स्टेप स्नेल स्लो के अलग मिलेंगे, फिर जब ट्रायंगल यूज कर रहे हो उसके अलग मिलेंगे, तो कैलकुलेशन के अलग मिलेंगे, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। फिर डोंट वरी, चलो चलते हैं लेंस मेकर की तरफ, जिससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल के सीरीज में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसका यूज करके, क्योंकि हर साल आता है बॉस। ओके सो हियर वी गो। अब बात करने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया। और जल्दी से देख लेते हैं उसकी शुरुआत। देखो पहला डेरिवेशन हो गया, बेस्ट शिद्दत के साथ पूरी एनर्जी लगा के, पूरा समय इन्वेस्ट करके दूसरा डेरिवेशन अब उससे लिंक्ड है, तो उसमें ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगेगा, उसका रिलेशन उसमें डायरेक्ट यूज होने वाला है, तो बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यार लिख दिया कि लेट अस कंसीडर अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, क्योंकि उसके 2 कॉन्वेक्स सरफेस है, दोनों की रेडियस यहां पे अज्यूम करनी पड़ेगी, दैट इज R1 एंड R2, एंड हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू मान लो, n मान लो, तुम्हारी मर्जी है बॉस, ठीक है। ये आपने मान के चलना है, ठीक है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। और हमें प्रूफ करना है लेंस मेकर फॉर्मूला। हमें बताना है कि जो लेंस मेकर है ना बॉस, लेंस मेकर जो फॉर्मूला है ना, वो हमें प्रूफ करने का। अच्छा सर कर लेंगे ना। क्या होता था सर? 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एंड इसको देख लो क्योंकि न्यूमेरिकल जरूर आएगा बॉस, 100% आएगा बॉस, है ना। सो दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस के लिए दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2। ओके यस, ये प्रूफ करना है। तो उसके लिए बच्चों अगेन रे डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन यू हैव टू ड्रॉ रे डायग्राम, और रे डायग्राम से ही आपको क्लैरिटी मिलेगी इसको सॉल्व करने की। रे डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा बॉस, ठीक है। यस, तो देखो अगर रे डायग्राम बन गया फिर तो बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी ना सर। यस हो जाएगी डेफिनेटली। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहला डेरिवेशन इसी से लिंक्ड है। तो हम क्या करेंगे सर, रे डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक लेंस बनाएंगे और थोड़ा बड़ा बनाना है लेंस, ठीक है। कैसे सर? जिससे कैलकुलेशन इजी रहे। तो मैं इस तरीके से एक लेंस लूंगा, ये वाला लेंस है मेरा, दिस इज माई लेंस, ठीक है। और मैं इसको बीच में से एक लाइन करता हूं जहां से मैं सारी डिस्टेंस ले सकूं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं और ये बनेगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्वियसली दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, अंडरस्टूड? यस सर। अब क्या करें? अब वही सब कुछ करना है कि ऑब्जेक्ट लेना है, रे डायग्राम बनाना है ना, इमेज तो बनानी पड़ेगी ना भाई, तभी तो सॉल्व करेंगे ना यार, है कि नहीं? इतना तो याद आ रहा होगा। यस सर, बिल्कुल आ रहा है। देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेता हूं, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, लेट्स सी, और यहां से ये पहला सरफेस है, पहले सरफेस के ना नाम दे दो। कैसे सर? आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस इज सरफेस S1 एंड ये वाला जो सरफेस है ये S2 है। आपको कुछ ABCD वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस S1 S2 आप लिख लेना, दैट इज सफिशिएंट। उससे काम चल जाएगा कि हम पहला रिफ्रैक्शन S1 सरफेस पे कराएंगे, दूसरा रिफ्रैक्शन S2 सरफेस पे कराएंगे, दोनों ही सरफेस का रिफ्रैक्शन यूज करना ही पड़ेगा। और ये जो लेंस है ये जिस भी मटेरियल का बना होगा बॉस, लेंस जो है इसका जो भी मटेरियल रहा होगा उसको हमने माना है क्या? म्यू, कि भाई इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू रहेगा। और इस साइड में और इस साइड में एक ही मीडियम होगा, दैट इज एयर। यहां पे हम एयर मान के चल रहे हैं, इस साइड का मीडियम भी कैसा है? एयर ही ऐसा है, ये आप मान के चले, ठीक है। तो अगर एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, फिर वो इस मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्ट तो करेगा ऑब्वियसली। तो सबसे पहला इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी?
u होगी भाई, ऑब्वियसली u लेते हैं ना ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और जो रे यहां से जाएगी टकराएगी बच्चों, ध्यान से इससे इस पे टकराओ यहां पे, ठीक है। तो ये जो रे गई टकराई, तो देखो अगर रिफ्रैक्शन केवल एक ही सरफेस से हो रहा हो तो पूरा लेंस का इस सरफेस से हम रिफ्रैक्शन ना माने, तो हमें पता है किसी लेंस के अंदर जब रे एंटर करती है तो लेंस उसको कन्वर्ज करता है ना, सीधे नहीं जाने देगा, तो थोड़ा सा बेंड करेगा और बेंड करके ऐसे मोड़ देगा और यहां पे रे कहीं पे टकरा जाएगी, समझने का। तो जहां पे रे टकराएगी, अगर एक रे बिल्कुल मैं सीधी लेके जाऊं तो वो लेंस से सीधी पास होके चली जाएगी ऐसे, और यहां पे कहीं टकरा जाएगी और ये इमेज बनेगी, दैट इज द वेरी फर्स्ट इमेज I1। यानी ये जो रिफ्रैक्शन हमने माना है, अगर आप ध्यान से देखो, जब ये रे यहां से जा रही थी बच्चों तो ये सीधी निकल गई, इस सरफेस की वजह से ये बेंड नहीं हुई, इस सरफेस ने इसको रिफ्लेक्ट नहीं किया है, इसका डेविएशन नहीं प्रोड्यूस किया, ये डायरेक्ट निकल रही है। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो इमेज बनाई है ये पहले सरफेस ने बनाई है, डायरेक्ट गई उसको बेंड किया यहां पे, दिस इज द इमेज। आप लिख लेंगे फॉर्म्ड बाय सरफेस S1। सरफेस S1 पे जो रिफ्रैक्शन हुआ होगा ना उसकी वजह से बनी है, याद रखना। और इसकी डिस्टेंस भी यहीं से लेनी है, तो कितनी होगी सर डिस्टेंस इसकी, दैट इज V1, है ना। ये इमेज बनी है S1 सरफेस के रिफ्रैक्शन की वजह से। अब चूंकि हमें रिफ्रैक्शन तो दोनों पे करना है, बिल्कुल सर राइट हैंड डायग्राम के तो मार्क्स मिलेगा, उसके बाद तो फिर हम कर ही लेंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब क्या करोगे सर, देखो अब ये इमेज इसके सामने है तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है बच्चों, याद रखना है। ये फॉर्म्ड बाय S1 बट ऑल्सो एक्ट्स, याद रखना, एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी फॉर S2 सरफेस, और उसकी एक इमेज बना के तैयार कर देगी। तो अगर ये रे, ध्यान से देखो, ये सीधी ना जाके जब ये इससे पास हो रही होगी तो थोड़ी सी, तो चूंकि ये डेंस, देखो अभी आप रेयर टू डेंसर गए तो ये टुवर्ड्स इस तरीके से बेंड हो गए, ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर नॉर्मल तो आपने बनाया ही नहीं, यस नॉर्मल आपको बनाना पड़ेगा गाइस। नॉर्मल कैसे बनाओगे, देखो जैसे ये सरफेस पे यहां टकरा रही है इस तरीके से, तो इसका जो नॉर्मल होगा, वैसे मैंने यहां पे टकराया तो मैं यही ले लेता हूं, तो दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल। अब समझो ये जो नॉर्मल है ये पहले सरफेस पे है जो इस पे 90 डिग्री पे कट करेगा, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा पहले सरफेस के लिए C1, और ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक बच्चों ये होगी इसकी R1, ये भी ध्यान रखना है, अंडरस्टूड। अब ये सरफेस जो है यहाँ पे, ये वाली देखो आप, ये वाली ये जा रही है डायरेक्ट, लेकिन अब ये रेस के अंदर है, फिलहाल रेस के अंदर है लेंस के, जब उससे बाहर आ रही है तो इसका डेंसर है और बाहर एयर है तो रेयर है, तो सीधी तो नहीं जा पाएगी, थोड़ी सी तो बेंड होगी, और बेंड होके यहां से इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये बनेगा ऐसे। क्योंकि इसका जो बनेगा ना बॉस, इसका जो नॉर्मल बनेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे इधर कहीं आएगा। यहाँ पे इस सरफेस पे अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए, सो दिस इज द नॉर्मल गाइज, ये नॉर्मल बनेगा और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, C2 होगा, और ये डिस्टेंस आपकी यहां से बन जाएगी, दैट इज R2, ये डिस्टेंस, अंडरस्टूड, यस। और ये रे आगे ना जाके अगर ये भी रिफ्लेक्ट करेगा डेंसर टू रेयर आते हुए टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी और यहां पे इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर, ये फाइनल इमेज बनेगी, दैट इज I, और इसकी डिस्टेंस यहां से हो जाएगी, दैट इज V। दिस इज द फाइनल इमेज, दिस इज योर फाइनल इमेज। ये रे डायग्राम बस आपने याद रख लेना है और फिर मजा आ जाएगा। अगर रे डायग्राम आपका करेक्ट बन गया तो आपका आंसर बन जाएगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा यार, ठीक है, ये पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। तो इसकी इमेज डायरेक्ट यहां बनी और इसने इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम किया, तो इसकी इमेज यहां डायरेक्ट ना जाके रे बेंड हो गई टुवर्ड्स इट्स नॉर्मल और वो यहां बनेगी, सिंपल, दिस इज द वे। तो सब कुछ बना दिया, यस। ये किसकी है, पहले सरफेस की। ये इमेज किसकी है, सेकंड सरफेस की। तो उसकी डिस्टेंस क्या है, V, और इसकी डिस्टेंस क्या है, V1। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सरफेस का किधर जाएगा, राइट साइड में, R1, और इस वाले का किधर जाएगा, क्योंकि इसकी ओपनिंग इधर है तो R2। और जितने भी डिस्टेंस इस सरफेस के सामने वो नेगेटिव, इसके पीछे है तो पॉजिटिव, वो तो हमें पता ही है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। अब हमने क्या करना है बच्चों, अब बस हमने कुछ नहीं करना है, अब लिखेंगे नाउ फॉर रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये स्पेरिकल सरफेस ही तो है, एट सरफेस S1, ठीक है। अब हमने जो पहला सरफेस है वो देखो स्पेरिकल ही तो है, क्योंकि लेंस में जो सरफेस होते हैं हमने दोनों ही कॉन्वेक्स लिए तो स्पेरिकल ही होंगे, तो स्पेरिकल वाला रिलेशन यूज करेंगे। बाहर का मीडियम एयर है यानी μ1 जो है वो 1 है, और अंदर का मीडियम म्यू है यानी इसका जो मीडियम है लेंस का वो μ2 मानेंगे यानी वो म्यू है। तो जब पहले सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखेंगे यूजिंग द रिलेशन
हो जाएगा, डोंट वरी। यूजिंग द रिलेशन क्या है, और मैं इसको ऐसे, जिससे यहाँ पे स्पेस बचेगा और हम कर लेंगे, कुछ बनेगी बात। यूजिंग द रिलेशन क्या होता था, याद करो, μ2 बाई μ1 माइनस μ1 बाई u, सॉरी दिस इज v, u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 एंड दिस इज बाई r। यही तो होता था यार, यस। और यहां पे भी लाइट रे बाहर यानी रेरर टू डेंसर जा रही है, ये डेंसर है, ये हम तो लेंस को डेंसर ही मानेंगे ना भाई। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है सर। v कितनी है इसकी, यानी पहले सरफेस की जो इमेज है, v मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो क्या है i1, और उसकी डिस्टेंस कितनी है v1, और उधर ही बनने जिधर रे जा रही है यानी बिहाइंड द लेंस, तो वो तो एज इट इज लिख लेंगे v1, सिंपल। माइनस, और इसमें साइन कन्वेंशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आपने केवल वैल्यू पुट करनी है, कोई टेंशन नहीं है। μ1 क्या है, μ1 माने हमने एयर का रिफ्रैक्टिव 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, दैट इज u इक्वल टू, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। μ2 कितना है, μ1 क्या है 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी लेंगे, पहले सरफेस पे लिख रहे हो तो r1। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम सर, है कि नहीं। बिल्कुल सिमिलरली आप यूज करेंगे। नाउ यहां पे लिखेंगे फॉर रिफ्रैक्शन एट सरफेस, ध्यान से समझे, S2। अब S2 का रिफ्रैक्शन यूज कर लेते हैं, यानी इस वाले सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, और आप देख सकते हो इस पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो लेंस के अंदर से रे जा रही है बाहर। अब ये केस आ गया डेंसर टू रेरर वाला, यहां पे रे जा रही थी बाहर से अंदर, ये केस था रेरर टू डेंसर वाला, इसलिए हमने μ2 बाई v लिखा। जब भी बच्चों डेंसर से रेयर में जाए रे, ध्यान से समझना, यहां पे रे जा रही है डेंसर टू रेयर, तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, बस इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, जहां μ2 है वहां μ1 आ जाएगा, जहां μ1 है वहां μ2, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया, अब रे डेंसर टू रेयर जा रही है, इस बात का बस ख्याल रखेंगे। तो S2 सरफेस के लिए जब हम ये लिखेंगे ना μ2 बाई v, तो यहां लिखेंगे μ1, बस μ1 आ जाएगा, μ2 की जगह μ1 बाई v माइनस यहां जाएगा μ2 बाई u, और यहां पे μ2 माइनस μ1 था, यहां μ1 माइनस μ2 हो जाएगा, और r। अब वैल्यू पुट करो, देखो ठीक है। तो μ1 क्या है आपका, μ1 किसको माना था आपने, जो एयर वाला मीडियम है, यानी 1, और उसकी जो सेकंड सरफेस की डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या है, v ही है, तो वो तो v ही रहेगी। माइनस μ2 किसको माना है, जो रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ लेंस है म्यू, और उसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सेकंड सरफेस के लिए i1 ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और उसकी डिस्टेंस है v1, तो यहां लिख देंगे v1, बस इतना ख्याल रखना है भाई। इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 1 माइनस म्यू, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड वाले की r2, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन, हो गया कमाल। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन गाइस। सर अब क्या करेंगे, ये लिखना सीख लो पहले, जब डेंसर से रेरर जा रही है तो इंटरचेंज करना है μ1 μ2 को, बस डिस्टेंस वगैरह पुट कर लेनी है, उसकी रेडियस वगैरह पुट कर लेनी है, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को ऐड कर दो। लेंस मेकर प्रूव करते हुए दोनों इक्वेशन जो बनेंगे उनको ऐड करना है। नाउ एडिंग बोथ, जब बच्चों आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा, आप नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, ठीक है। एडिंग बोथ इक्वेशन, तो हम यहां लिखेंगे एडिंग बोथ, ओके इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या करना है, बस कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, कॉमन वॉमन ले लेंगे और बात बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। कैसे, चलो छोटा सा ही तो बचा है, उड़ा डालेंगे, हमारा क्या जा रहा है कि नहीं। ओके गाइस, अब इनको जब आप ऐड करोगे ना तो क्या करना है, देखो इसको ऐड करो इसके साथ, तो यहां पे लिख लेता हूं मैं, तो लेफ्ट में राइट में, तो यहां पे पहली इक्वेशन थी म्यू बाई v1 माइनस 1 बाई यू प्लस, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, इधर वाला इसका लेफ्ट, दैट इज v माइनस म्यू एंड दैट इज बाई v1, और इधर आ जाएगा इक्वल टू दैट इज म्यू माइनस 1 एंड दैट इज r1 एंड प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू दैट इज r2। यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है आप देख सकते हैं, यहाँ पे म्यू बाई v1, ये प्लस में माइनस, ये पूरा कैंसिल, यहाँ बचा प्लस में 1 बाई v, और ये बचा माइनस 1 बाई यू, और इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा देख लो, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, आप म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो, आप बोलोगे सर यहाँ 1 माइनस म्यू है, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा r1 माइनस यहाँ बचेगा r2। बच्चों आपको नजर आ रहा होगा, नजारा। अब 1 बाई v माइनस 1 बाई यू अगर देखा जाए तो ये क्या है, लेंस फॉर्मूला, यानी 1 बाई f की वैल्यू। बट इसको बनाएंगे कैसे, अगर हम मान ले बच्चों कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये इन्फिनिटी पे हो, अगर इसकी डिस्टेंस हम इन्फिनिटी ले ले, तो इन्फिनिटी में जब होगा, याद करो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, रेज इन्फिनिटी से आ रही है, तो हमेशा इमेज फोकस पे बनती है, यानी v की वैल्यू इस केस में हमेशा f के इक्वल होगी।
तो जब यहां पुट करोगे आप 1/f माइनस 1/infinity इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, तो आपका डेरिवेशन हो गया, क्योंकि ये टेंड्स टू 0 करेगा। और आपका जो सबसे पहला जो डेरिवेशन यानी इसका जो फाइनल जो रिलेशन है वो बन चुका है, दैट इज 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 into 1/r1 minus 1/r2, and this is your final relation of Lensmaker formula. But when the light goes from air to लेंस जो मीडियम होगा, अगर यहाँ पे एयर नहीं है, कोई अदर रेयर मीडियम है, तो फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लाइट कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर, और वो रेयर एयर नहीं है, फिर हम यहाँ μ1 μ2 लेके चलेंगे। अभी हम चूंकि यहाँ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू फिलहाल, क्योंकि एयर से जा रही है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। कैसे किया, सब कुछ आपके सामने है भाई, और आराम से आप समझ सकते हैं। तो यार आपने देखा, लेंस मेकर को अगर प्रूव करना है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रिमेंबर द रिलेशन, द फॉर्मूला, द रिलेशनशिप जो हमने प्रीवियस वाले डेरिवेशन से लिया था। रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो क्या करता है, फिर डेंसर टू रेयर, अभी बताया मैंने क्या करना है, इंटरचेंज करना है μ1 μ2 को। अंडरस्टूड, यस। और फिर ऐड कर देना है दोनों इक्वेशन को, सॉल्व कर लेना है, फिर ये कंडीशन एज्यूम करके अपना फॉर्मूला बना देना है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से आपका एक बेस्ट तरीके से रिवीजन हो गया होगा विदाउट एनी मिस्टेक। आप इसको अपने आप सेल्फ प्रैक्टिस से सॉल्व करोगे। और मैं बोल रहा हूं इस लेक्चर नंबर 2 में जितने भी डेरिवेशन है वो इसी तरीके के लेंदी हैं, डिफिकल्ट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। तो आपको बहुत पेशेंस के साथ प्रैक्टिस भी करनी है, उनको अपना भी बनाना है, डरने का नहीं बिल्कुल भी। एरर कहाँ पे हो सकते हैं, कहाँ गलती हो सकती है वो बता दूं मैं, यहाँ गलती हो सकती है बच्चों से। जब वो डेंसर से रेयर जा रहा होगा तो जो पहला फॉर्मूला हमने लिखा था μ2/v, तो μ2 की जगह μ1 लिखना है, μ1 की जगह μ2 लिखना है, ये ध्यान रखने का। क्योंकि जो डेरिवेशन हमने किया था पहले आपके पहले वाला डेरिवेशन, उसमें जो हमने सिचुएशन मानी थी वो रे जा रही थी रेयर टू डेंसर, अगर वो डेंसर से रेयर जाती तो फिर ये वाला रिलेशन निकल के आता। अंडरस्टूड, यस। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, और चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ। लास्ट 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बॉस, और वो समझने का, कैसे समझने का, उनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, कुछ चीजें याद रखने का, वही मेन है रे डायग्राम। रे डायग्राम याद रख लेने का, कुछ चीजें और है वो याद रख लेने का, और उनकी प्रैक्टिस उसी के अकॉर्डिंग करनी है। उसकी प्रैक्टिस जब उसके अकॉर्डिंग आप करके जाओगे तो 100% आपको चीजें आएंगी और आप भूलोगे नहीं। जो एक आदत होती है ना, जल्दी से पढ़ लेते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ लेते हैं, वो नहीं होगा। आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप प्यार से उसको फॉलो करना है। आई गारंटी आपसे क्वेश्चन 100% होंगे, डेरिवेशन सारे होंगे। ओके, लेट्स सी। ओके बच्चों, अब बात कर लेते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आप सबको पता है यार, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों में से कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो आपको आना ही चाहिए, राइट। सो व्हाट इज दैट, आप सबने पढ़ा होगा, ये बच्चों को याद भी रहता है, लेकिन आपको रटना बहुत पड़ता है, क्योंकि इसके जो डेरिवेशन है वो कुछ इस तरीके का है कि फॉर्मूले उस तरीके के होते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। जल्दी से बता देता हूं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभी तो उसका केवल रे डायग्राम पूछ लेता है 2 मार्क्स में, तो रे डायग्राम ही सुपर इंपॉर्टेंट है इसका। अगर पूरा डेरिवेशन नहीं आता तो रे डायग्राम आ जाएगा, तो रे डायग्राम बनाना आना चाहिए भाई। वो मेरा मेन मुद्दा रहता है कि हर बच्चे को रे डायग्राम अगर करेक्ट आ गया तो आगे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाते हैं फिर, राइट। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले आप सबको पता है 2 कन्वर्जिंग इसमें लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्वियसली। एक की फोकल लेंथ कम होगी, एक की फोकल लेंथ ज्यादा, यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होगा गाइज, ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। और दूसरा आपका जो यूज होता है उसको हम कहते हैं आई पीस, उसको हम कह देते हैं आई पीस, ठीक है, आई पीस कह देते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको f0 लिखेंगे, इसको f, और f इसमें f0 से ज्यादा होती है, यानी जो आई पीस की फोकल लेंथ है वो ज्यादा होगी किससे, ऑब्जेक्टिव से बॉस। तो रे डायग्राम बनाने का बेस्ट तरीका क्या है वो आप ध्यान देना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर, देखो भाई, जो ऑब्जेक्टिव वाला है, जिसके पास ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको आप पहले लिख लेंगे। लेट्स सी दिस इज योर फर्स्ट लेंस, और ऐसे ही बनाना, दोनों को एक साथ मत बनाना, जो मैं बता रहा हूं वैसे बनाना। यहां से आप प्रिंसिपल एक्सिस को आगे लेके जाएं, ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है f0, और इसी के पास आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। लेट्स सी दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, और इसकी हाइट मान लो आप ऑब्जेक्ट की h0, इसी के नाम से। अब जो पहली रे डायग्राम के लिए जो पहली इमेज बनाओगे वो इसी से बनेगी, स्टेप बाय स्टेप करना, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे। दूसरे वाला लेंस तुरंत मत बना लेना, वरना गलती हो जाएगी बॉस, ठीक है।
तो देखो इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए, दोनों का आउटपुट पता होना चाहिए। एक रे बिल्कुल पैरेलल लेके जाओ, ठीक है। पैरेलल रे कुछ इस तरीके से, आपको पता है पैरेलल रे वैसे फोकस की तरफ आएगी इसकी और इस तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इमेज बनाते समय बहुत खास यह ध्यान रखना है, एक रे पैरेलल, एक बिल्कुल पोल से पास करानी है। तो जो रे पोल से पास कराएगी बच्चों ऐसे जा रही होगी, और जो रे यहां से जाएगी ऑब्वियसली वो भी कन्वर्ज हो जाएगी, और कन्वर्ज होके वो ऐसे जा रही होगी। तो यहां पे इमेज बनेगी जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी। आप देखो, तो पहली इमेज जो आपको दिख रही है बनती, वो यहां पे दिख रही है सर, बिल्कुल। तो अगर पहली इमेज यहां बन गई तो उसको हम मिला देंगे प्रिंसिपल एक्सिस से, और आपको बताइए इन्वर्ट हो गई है। ये इसका बेस है ए, तो ये रहेगा आपका ए डैश, और यहां पे हो जाएगी ये, दैट इज योर बी डैश। अंडरस्टूड। अब चूंकि ये इमेज इसने बनाई है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ वी नॉट, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो उसी के नाम से वी नॉट लिख दिया हमने। अंडरस्टूड, ओके। और आप देख सकते हो इससे मैग्नीफाइड है, मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, हल्की सी। तो ये आपने सब कुछ ये पता होना चाहिए अब तुम्हारे को कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो रे है इस तरीके से गई और यह इमेज बनाई। बट चूंकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो हम इमेज को बहुत बड़ा करके देखना चाहते हैं कंपैरेटिवली। तो बच्चों इसके सामने अब हम लेंगे एक बड़े वाला लेंस, यानी यहां पे रखेंगे एक बड़े वाला लेंस इस तरीके से। तो इस तरीके से एक लेंस यहां पे रखा जाएगा, और बड़ी फोकल लेंथ का एक लेंस यहां पे रखा जाएगा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग बना लेना है, थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए लेंस, ठीक है बॉस। ओके, तो जो भी आप बनाओगे इस तरीके से बनाओगे कि रे उस पर इंसिडेंट हो जाए एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बनाना है बड़ी फोकल लेंथ का एक लेंस, और ये है एफ ई, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ जो रहेगी, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज बनी है, ये ए डैश बी डैश, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इससे इसकी डिस्टेंस को हम लिखेंगे यू ई, क्योंकि ये इसके सामने बन रही है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो रे जो भी आएंगी यहां से वो इससे पास होंगी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये इमेज जो बन गई है, मैं इस तरीके से मान लेता हूं कि एक रे यहां से इसके पोल से पास हो जाती है डायरेक्ट, और एक रे हम यहां पैरेलल ड्रॉप करेंगे तो वो इस तरीके से जाएगी। तो इधर जो भी आंख देख रही होगी उसको पैरेलल रे जा रही होंगी, तो कहीं भी वो उधर मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी। एक रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो वो फोकस की तरफ जाएगी, एक बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही एक इसके पोल से पास हो जाएगी। इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो। अब आपको पता है इस साइड में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इमेज नहीं बनेगी। तो बच्चों क्या करना होता है, इनको पीछे एक्सटेंड करना है ऐसे, और पीछे एक्सटेंड जब आप करोगे इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना है, और इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपस में रे इंटरसेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करेंगे, और आपने कराना ही है इंटरसेक्ट। थोड़ा सा इसको मैं फिर से बनाता हूं, बस रे डायग्राम का ख्याल रखना है आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे रे डायग्राम। तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेता हूं। तो ये रे जो यहां से आ रही होगी, ये कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ठीक है। तो ये जो रे बनेगी इस तरीके से मैंने एक्सटेंड करा, और ये जो रे बनेगी इस तरीके से मैंने एक्सटेंड किया, दिस इज द रे। बस तिरछी नहीं बननी चाहिए बॉस, यहाँ पे कहीं जहां पे भी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, बस ध्यान से समझे आप, बिल्कुल सीधी बननी चाहिए, वही इमेज बनेगी। तो इमेज जब इसको आप मिलाओगे तो आप देख रहे हो दिस इज योर फाइनल इमेज, और ये साइड है इसकी बी डैश, तो ये बन जाएगी डबल बी डैश, और ये साइड बन जाएगी ए डबल डैश, एंड दिस इज योर फाइनल इमेज। अब हम ये मान के चल रहे हैं ये वाला केस, दिस इज द रे डायग्राम व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, जो फाइनल इमेज होगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रे डायग्राम, आपको इसका रे डायग्राम बनाना है, 2 मार्क्स गेन कर लेने हैं, और उसके बाद कैलकुलेशन की बात आएगी बच्चों, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है, इसको हम थीटा नॉट कहते हैं, ये एंगल थीटा नॉट, तो ये भी थीटा नॉट होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट इसके लिए काम कर रहा है, इसकी इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट, वो जो इसकी आई पे एंगल बनाती है दैट इज थीटा आई, उसको हम थीटा आई के नाम से जानेंगे, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। इसकी हाइट और इसकी हाइट हम एच आई ले लेते हैं, और ये सबसे फाइनल इमेज आप देख लो, ए डबल डैश बी डबल डैश, और जैसा ऑब्जेक्ट था डाउन वैसी इमेज बन रही है डाउन, बिल्कुल। मतलब फाइनल इमेज हमेशा याद रखना मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड एंड कैसी है, वर्चुअल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है
वो कैसी बनती है, वो वर्चुअल बनती है। आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है डाउन, और ये भी सेम तरीके से इमेज बनी, बट बहुत बड़ी बनी, मैग्नीफाइड बनी और वर्चुअल बनी। और इस अगर पूछे ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है, ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है ऑब्जेक्ट की, वो कैसी है, वो देख लो, रियल है बच्चों, रियल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इमेज इन्वर्टेड है, तो रियल और मैग्नीफाइड है, यानी ऑब्जेक्टिव की जो है ये वाली जो इमेज है वो रियल होगी एंड ऑब्वियसली मैग्नीफाइड होगी। बट वो पूछेगा क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज की बात कर रहा है तो वो मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ने जो बनाई है इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस ने, वो रियल एंड मैग्नीफाइड है। समझ गए? यस, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ध्यान से समझना। और गाइज अब आप ध्यान से समझ लो, अब हमें बनाना है इसका, हाँ एक चीज और यहां पे याद रख सकते हो, आपकी दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, यहां से यहां तक ये टोटल, इसको हम ट्यूब लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ। तो ट्यूब लेंथ को हम किससे डिनोट करेंगे? अगर मैं यहां से पूरी डिस्टेंस ले लूं, चलो बाद में लिख दूंगा यार, ठीक है, यहां से लेके पूरी डिस्टेंस को ट्यूब लेंथ कहते हैं, उसको एल से डिनोट करते हैं। अगर फिलहाल आप देखेंगे यहां से ये डिस्टेंस पूरी यहां से यहां तक, तो इसको एल लिखते हैं, ट्यूब लेंथ, दिस इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ, ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस। और ट्यूब लेंथ को आप कैसे निकाल सकते हो, मतलब यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक वी नॉट है और इससे आगे यू ई है, तो एल को आप लिख सकते हो वी नॉट प्लस यू ई, बस ऐसे लिख सकते हो ना फिलहाल की कंडीशन में। अब यहां पे हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर, है ना, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफाइंग पावर है, दिस इज मैग्नीफाइंग, व्हाट इज दैट पावर, जिसको आप मैग्निफिकेशन कहते हो, दैट इज डिनोटेड बाय एम। बच्चों मैग्नीफाइंग जो पावर होती है, रेशियो होता है एंगल सबटेंडेड बाय द, व्हाट इज दैट, इमेज। ये जो इमेज बनी है एट आई, दैट इज थीटा आई, जो फाइनल इमेज बन रही है ना आपका, उसने कितना एंगल बना रखा है, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एंगल को हम लेते हैं थीटा नॉट, ये याद रखना है। यानी हमारी आंखों पर जो इमेज ने एंगल बना रखा है, ये एंगल, ये देखो ध्यान से, ये पूरी इमेज ने थीटा आई बना रखा है, तो थीटा आई यानी एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, एंड दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, इसका रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर। बस इनकी वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, बात बन जाएगी, आगे बढ़ते रहेंगे वैसे ही। अब बच्चों अगर ध्यान से देखें हम, ये मान देखो थीटा नोट को तो आपने याद ही रखना है, ये मान के कि इनिशियली अगर ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से एडजस्ट करें अपनी आंखों के सामने को लीस्ट डिस्टेंस पे और कंफर्टेबल वे में हम उसको देख पाए, तो लीस्ट डिस्टेंस वाला केस लेना थीटा नोट निकालने के लिए। तो थीटा नोट हमेशा याद रखना है आपने, हम यहां लिख लेंगे जब इसको निकालेंगे ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे हम, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी इन केस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस, जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो थीटा नोट की वैल्यू हमेशा आएगी। देखो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये बचेगा, अच्छा ये जो डिस्टेंस होती है तो ये तो आपको पता ही है ना, यू नोट मानेंगे हम, ठीक है, तो ये लिखेंगे हम बच्चों एच बाई डी, हम मान के चलेंगे जब ऑब्जेक्ट इसकी जो डिस्टेंस होगी वो लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होगा हमारी आंखों के सामने, लीस्ट डिस्टेंस पे, तो एच बाई डी लेना, एच क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये थीटा नोट लेना है, ये लिख लेना एज वी नो दैट, इतना लेना है, अदरवाइज और ज्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएंगे, ठीक है, ये तो करना ही करना है कि भाई ये है और ऐसे करेंगे हम, ठीक है, थीटा नोट की वैल्यू एच नोट बाय डी आ गई। अब हमें थीटा आई चाहिएगा, बिल्कुल चाहिएगा सर। अब थीटा आई को अगर आप ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का आप यूज कर ले, इसका ये वाला, ये देख लो आप, ठीक है, इसका आप यूज करेंगे तो वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसकी हाइट बन रही है, फाइनल इमेज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल, तो यहां पे बस आपने हाइट जो बनेगी, ये जो इमेज जो बनी है ना, इमेज उसकी हाइट है बॉस, ठीक है, ये पूरे वाले की हाइट आप देख लो, तो यहाँ पे थीटा आई वन जब आप निकालोगे हाइट ऑफ इमेज, इसको आप एच डैश मान लो ओवर, और टोटल डिस्टेंस देखना, लीस्ट डिस्टेंस के लिए लेनी होती है, तो टोटल डिस्टेंस जब लेके चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यू ई, तो दैट इज योर यू ई। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज द, इस वाले की, इस ट्रायंगल में इस वाले की जो हाइट बन रही है एच आई, और ये डिस्टेंस कितनी है इसकी यू ई, क्योंकि हम यहाँ पे टेन थीटा यूज करते हैं, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और एंगल को स्मॉल मान लेते हैं, इसलिए हाइट और ये इसका रेशियो बन जाएगा, तो थीटा आई ये रहेगा, यहाँ पे पुट करोगे तो बात बन जाएगी गाइस, ठीक है, तो एम इज इक्वल टू आएगा आपके पास, थीटा आई आपका आ गया एच, एच को एच आई ही लिख लो आप, ठीक है, एच डैश को, और डिवाइड में यू ई, और डिवाइड में आ जाएगा एच नोट और बाई डी, तो बच्चों डी देख सकते हो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा डी बाय दैट इज यू ई इंटू बच जाएगा एच आई, और दैट इज एच नोट,
ये बचेगा। सिंपल, यस सर। तो दिस इज योर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन आपका बन जाएगा डी बाई यू ई और इनटू ये बनेगा एच आई बाय दैट इज एच नॉट। और बच्चों ये सब आपको पता है, ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है, और जो इमेज की हाइट है ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो इमेज बनाई है उसके लिए ऑब्वियसली। तो ये तो हमें पता ही है मैग्निफिकेशन होता है भाई, लेंस के केस में मैग्निफिकेशन होता है, वो तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं ना। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर कि इसको आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी आप सबको पता है। तो हम यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मानूंगा क्योंकि यही सारा खेल है अब हमारा। हमें ये वाला रिलेशन निकालना है और ये वाला रिलेशन निकालना है। ये वाला निकालेंगे हम आई पीस से और ये निकालेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस से, क्योंकि ये इमेज भी ऑब्जेक्टिव ने बनाई और ये वाले भी ऑब्जेक्टिव की ही हाइट है। तो ये दोनों निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, तब जाके हमारा डेरिवेशन हो जाएगा। एंड ये आपको किस तरीके से करना है बस छोटा सा और है, थोड़ा सा शिद्दत के साथ डायग्राम देख लेना है और ये कैलकुलेशन मैं कैसे करूंगा ये देख लेना है बच्चों। ये याद रखना पड़ेगा आपको लेकिन बहुत अच्छे से। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मेरे पास इतना स्पेस है और आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर मैं केवल इस ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूं तो मेरे को पता है मैग्निफिकेशन होता है, आप सबको पता है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चों यही होता था v बाई यू भी होता था, ये होता था v बाई यू भी होता था। यानी m की जगह हमने लिखना है v नॉट बाय यू नॉट, बस इतना याद रखना है। और क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो कितनी है बच्चों, आपको यहां से यहां तक दिख रही होगी, दैट इज v नॉट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, दैट इज u नॉट। क्लियर है। और u नॉट यानी इसकी जो u की वैल्यू है वो तो आपको दिख ही रही है, ये लेंस के सामने है तो नेगेटिव हो जाएगी, और v नॉट लेंस के पीछे है तो वो तो पॉजिटिव रहेगी। यानी जो यहाँ पे इसका जो रेशियो आप रिप्लेस करोगे ना, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो यूज करोगे माइनस v नॉट और बाई यू नॉट। ये तो एज इट इज यही लिख लेना है ये। अब डी बाई यू कहां से निकालोगे, उसके लिए आपको लेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आई पीस के लिए। वी हैव टू यूज द लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस। और अगर मैंने इसको यहां पे लिखा है ना भाई तो मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, तो आपने लिख लिया होगा आई होप सो, राइट। तो लेट्स सी, इसको इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हमारी बात बन जाएगी। तो बहुत ध्यान से समझने का बॉस, ठीक है। अब हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक है। किसके लिए सर, फॉर आई पीस। बच्चों देखो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो रे डायग्राम पूछेगा, पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या पूरा डेरिवेशन पूछेगा मैग्नीफाइंग पावर का। तो कैसे करने हैं वो भी आपने ध्यान रखना है। तो हमें पता है भाई लेंस फॉर्मूला होता है 1/f 1/v माइनस 1/u, लेंस के लिए ये होता है। और इसकी फोकल लेंथ हम क्या मानेंगे 1/f। और इसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं बच्चों, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, यानी ये जो फाइनल इमेज बनी है लीस्ट डिस्टेंस पर बनी है, यहां से यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी इस इमेज की वो d मानेंगे। तो ये कौन सा केस है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, ये मान के चलेंगे हम व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। ये लिखना है वहां पे, आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो देखो इसकी जो इमेज है इसने जो बनाई हो तो लीस्ट डिस्टेंस पे बनाई है, डी डिस्टेंस अवे, तो यहाँ पे डी, और लेंस के सामने है तो माइनस डी लिखना है। वी हैव टू पुट द वैल्यू विद साइन, सो माइनस यू। और इसके डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है यू ई, और वो भी इसके सामने है तो माइनस का लगेगा वो भी, ठीक है। हो गया, देख लो भाई जी, ठीक है। अब आपने करना है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 1/fe प्लस 1/d, और इधर बचेगा 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज ue। साइन कन्वेंशन का खासा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और बच्चों हमें चाहिए d/ue, ठीक है ना, हमें चाहिए d/ue। तो हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे में से ना मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, देखो मैं 1/d कॉमन ले लेता हूं। जब मैं इसको 1/d कॉमन लूंगा तो उसमें 1/d नहीं है तो d ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे रहेगा fe, और ये पूरा कौन बाहर आ जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/ue बचेगा। और ये d देखो 1/d है, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा तो यहाँ बचेगा, तो यहाँ पे चला जाएगा तो यहाँ बचेगा d/fe, यानी 1 प्लस d/fe, और इधर बच जाएगा d/ue। तो बच्चों इसका वैल्यू आ गया ये वाला, ठीक है। और ये वैल्यू वही आ गई, और ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमने ये निकाल ली, दोनों यहां पुट करेंगे तो फाइनल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आपका बन चुका है। एंड व्हाट इज दैट, लेट्स सी। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई यू नॉट 1 प्लस d/fe। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन।
when image formed at least distance of distant vision, right? So this is very very important guys. तो जो आपने याद रखना है ये फॉर्मूला, जब लीस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनेगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो जो ऑब्जेक्टिव के पास रखा है, डी आपको पता है ये एफ इज द फोकल लेंथ। तो ये है इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट, राइट? आप सबको पता है गाइस ये इंपॉर्टेंट है और यही आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपसे पूछा क्या जा रहा है और किस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो कैसे करना है, थोड़ा सा समय भी लग सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी चाहिए होगी, बहुत क्लैरिटी चाहिए होगी, आपको रे डायग्राम अच्छा बनाना है, कैलकुलेशन पे फोकस करना है, सब कुछ पता होगा तभी होगा। इसलिए रे ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट एज वेल, बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस तरीके से, बेस्ट तरीके से लॉट ऑफ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फिर ये बहुत आसान बनेगा और पूरे मार्क्स देके जाएगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं 5 to 7, मिनिमम 5 क्वेश्चन हर साल, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन। बहुत बड़ी बात है यार ये, राइट? आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा, आप इसको छोड़ नहीं सकते बच्चों, ठीक है? एंड दिस इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके? अब अगर वो बोल दे कि इमेज सर आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट में बन रही है, मतलब इन्फिनिटी, जब भी वो बात करे ना नॉर्मल एडजस्टमेंट की, मतलब इन्फिनिटी वाले केस की बात कर रहा है, तो देखो ये इमेज इन्फिनिटी पे कब बनाएगा, जब इसकी ये वाली इमेज जो थी इसके फोकस पे बनेगी, यानी यू ई की वैल्यू जब आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, यू ई की वैल्यू एफ ई के इक्वल हो जाएगी। तो उस केस में बच्चों ये इसमें से 1 हटा देते हैं हम बस 1 हटा देंगे, बाकी सब कुछ इसमें बन जाएगा और माइनस वी नोट बाई यू नोट इंटू डी बाई एफ ई बनेगा। अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेगा तो 1 हटा के लिख लेना, बाकी ये है आपका पूरा पूरा रिलेशन। इस तरीके से आप डेरिवेशन कर सकते हो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बच्चों? तो ये था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम, उसका डेरिवेशन कैसे किया स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहेंगे बढ़िया तरीके से, एक बार फिर दूसरी बार, और उस तरीके से आपने इसको समझ लेना है। अगर पूछे व्हाट इज ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन, यानी सेपरेशन बिटवीन द बोथ लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस, दोनों के बीच की जो नेट डिस्टेंस होती है, जिसको मैंने यहां पे लिखा है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आप लिखोगे, जैसे ये लीस्ट डिस्टेंस के लिए है, और अगर वो बन गई नॉर्मल एडजस्टमेंट, यानी जब इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो फिर यूई की जगह इसकी फोकल लेंथ लिख लेंगे एफ ई, और बस वो आपको पता है ये फॉर्मूले में से 1 हट जाएगा तो ये बनेगा माइनस वी नोट यू नोट डी बाई एफ पी। वो आप लिख भी लेंगे, मैं बोल भी रहा हूं तो उसको आप लिख लेना, सेकंड वाला केस, ठीक है? तो गाइज ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आई होप आप इसको प्रैक्टिस करेंगे बेस्ट तरीके से। और मैंने फिर बता दिया 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रे डायग्राम पूछेगा 2 मार्क्स में, या फिर पूरा डेरिवेशन करा लेगा तो 4 to 5 मार्क्स में आपसे ऑब्वियसली ये पूछा जा सकता है, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड। अब चलते हैं आगे बॉस, और बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना है यार, मतलब जब पता ही है कि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया से प्रैक्टिस क्यों ना करें। बाकी तो मेरी दुआएं आप सबके साथ है, आप अगर शिद्दत के साथ इसको फॉलो कर रहे होंगे सीरीज को, तो 100% आपकी ये हेल्प करेगी, 100%। ओके गाइस, दिस इज द फाइनल वन, राइट? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करेंगे, रिफ्रैक्टिंग टाइप, नॉट रिफ्लेक्टिंग, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, सो टेंशन नहीं लेने का। एंड दिस इज द लास्ट वन। और देखो जितने भी डेरिवेशन है सब बढ़िया है, लेंदी है थोड़े से, बट यार आते तो हैं, क्या करें, तो करना तो पड़ेगा ना भाई, यही इसलिए तो रिविजन करते हैं यार, कि इस टाइप के डेरिवेशन में हम फंसे ना, उसको जितनी ज्यादा बार अच्छे से हम प्रैक्टिस करके जाए उतना मजा आने वाला है। तो रे डायग्राम पूछा जाता है, तो अगर रे डायग्राम पूछा तो केवल रे डायग्राम बना के आना, अगर पूरा मैग्निफिकेशन भी पूछ लिया तो मैग्निफिकेशन बना के आना, तो सब कुछ बना के आना पड़ेगा आपको फिर। तो मैं सब कुछ बताने वाला हूं आपको जल्दी से, लास्ट है तो ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद ऑल दीज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड डेरिवेशंस। उसके बाद हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हर चैप्टर के जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा सबके डेरिवेशन ही करेंगे, जिससे डेरिवेशन की कंप्लीट सीरीज हमारे पास बनकर तैयार हो जाए। अंडरस्टूड? यस, हियर वी गो। तो देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर मैं बताऊं, थ्योरेटिकल जो डेफिनेशन आएंगे ना, कि डिफाइन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप किस लिए यूज होता है, फिर इसको डिराइव करो, वो सब आपने खुद करना है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट। मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, किस लिए यूज होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो लार्ज डिस्टेंसेस पे होते हैं, आसमान पे तारे, चांद सितारे को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ लेंस, दोनों कन्वर्जिंग होते हैं। पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बस वो बड़ा होता है, इस बार कंपाउंड में छोटा था, और आईपीस छोटा होता है, ये ध्यान रखना है। अंडरस्टूड? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एस्ट्रोनॉमिकल यानी वो दोनों होते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव और दूसरा वाला होता है आपका आईपीस। ऑब्वियसली दिस इज आईपीस, ठीक है? इस बार जो ऑब्जेक्टिव होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा आईपीस से, ये लार्ज होता है। तो सबसे पहले बनाएंगे बच्चों हम इसका रे डायग्राम। यस, तो रे डायग्राम ही पूछा तो केवल रे डायग्राम ही बना के आना, उसी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन भी आते हैं तो डेरिवेशन भी कर लेंगे, डोंट वरी। तो जो सबसे पहला है वो इस तरीके से हमने बना लिया, लेट्स सी दिस वन। तो देखो
ये बनेगा आपका। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तो इसकी फोकल लेंथ एफ नॉट लिखेंगे। और चूंकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस पे है, तो इन्फिनिटी से रे आएंगे, वो पैरेलल आती है, समझ गए। तो इसकी इसमें रेज आपने पैरेलल लेनी है, एक बिल्कुल इसके पोल से पास करा देंगे बिल्कुल इस तरीके से, और एक रे कहीं यहां से पास कराएंगे। ये दोनों रे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी से आएंगे, यानी यू यहाँ पे इन्फिनिटी पे है, अंडरस्टूड। और ये जो रे इसके पोल से पास होगी तो डायरेक्ट निकल जाएगी, और ये रे थोड़ी सी कन्वर्ज होकर यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, ये बनेगी आपकी इमेज। तो पहली इमेज आपकी यहाँ बनेगी, और चूंकि पैरेलल रे आ रही है इन्फिनिटी से, जो भी ऑब्जेक्टिव की इमेज बनेगी यहां से यहां तक, दिस इज योर इमेज गाइज। इसको मैं नाम ले दूं ए डैश, और इसको नाम दे दूं मैं बी डैश। ये इसके फोकल पे ही बनेगी, फोकस पे बनेगी ऑब्वियसली, क्योंकि पैरेलल रे है, जो भी इमेज बनाएगी फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो एफ नॉट, यानी जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वी नॉट की, वो एफ नॉट के इक्वल होगी। ये तो अंडरस्टूड होगा अब आपको क्लियरली, इसमें ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है बॉस। बिल्कुल सर। तो सर क्या करेंगे आगे? आगे हम आईपीस लेंगे, जो छोटा लेंस होता है इससे, तो आईपीस को हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे वहां पे किया था यहाँ पे भी करना है बॉस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि ये जो इमेज यहाँ पे बन गई है, यहाँ से दो रे लेंगे, एक रे ये वाली लेंगे जो कि बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस तरीके से जाएगी फोकस की तरफ, और एक इसके पोल से पास करा देंगे तो वो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, वो डेविएट नहीं होती है, वो तो डेविएट होती ही नहीं है भाई। तो इधर आई पे जो भी रे जा रही है वो पैरेलल जा रही है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी किया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो इमेज बन रही है, जो ऑब्जेक्टिव ने बनाई इसके फोकस पे, ये इसके लिए डिस्टेंस ऑफ यानी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यानी ये यू ई होगा, क्योंकि ये एफ ई है, आप देख सकते हैं, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस रे को पीछे एक्सटेंड करूंगा, चलो कर ही लेता हूं आपके वास्ते, ठीक है, करना ही पड़ेगा बॉस। दिस इज योर फाइनल वन। तो इस तरीके से रे जाएगी, और इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, और इसको भी जब आप एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं यहीं पे इंटरसेक्ट कर जाएगी, अंडरस्टूड। इट विल डिपेंड अपॉन द एडजस्टमेंट, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना दोनों लेंस की, उसको हम ट्यूब लेंथ कहते हो, तो मैंने आपको बताई है, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, दैट इज द ट्यूब लेंथ एल। और एल इस केस में अगर मैं देखूं कितना आ रहा है, एफ नॉट प्लस यू ई, और यू ई नेगेटिव होता है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, पहले वाले में भी ऐसे ही कर लेना। अब ये वेरी कर सकती है, मतलब इनके बीच के डिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है, ध्यान रखना। तो ये इमेज बन गई, देखो दोनों रे ने अगर यहाँ इंटरसेक्ट किया, इमेज बनी, तो फाइनल इमेज आपकी ये दिख रही है यहाँ पे बनती हुई। सो दिस इज, लेट्स सी, ए डबल डैश एंड दिस इज बी डबल डैश, दिस इज योर फाइनल इमेज गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लो, बना लो, बन जाएगी। और हम ये मान के चल रहे हैं कि फाइनल इमेज यहाँ पे भी बन रही है लीस्ट डिस्टेंस पे ऑफ डिस्टेंट विजन। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है वो एंगल बना रहा है ये वाला, तो दिस इज द एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट, दैट इज थीटा नॉट, और दिस इज द जो आई पे इमेज ने बनाया होगा, दैट इज थीटा आई। बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये डायग्राम बन गया आपका, बस इतना ही तो करना है यार। रे डायग्राम किसका? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ये ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आईपीस, रे डायग्राम कैसे बन रहा है, कहां पे क्या बनाना है, सब कुछ आपके सामने है। अब बच्चों हम मान के चल रहे हैं, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, हमने जो बनाई है एट डी, ये डी के केस लिया कि डी पे बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस पे बनेगी। तो हमें पता है भाई, जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, हम लिखेंगे थीटा आई बाई थीटा नोट होती है, और वो तो हम निकाल सकते हैं वही टाइम टेन थीटा का यूज करके। तो जब आप इस वाले ट्रायंगल का यूज करोगे, देखो यहां से यहां तक ये ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो थीटा आई थीटा नोट दोनों निकालो, तो टेन थीटा नोट जब आप निकालोगे, परपेंडिकुलर वही सेम रहेगा, ए डैश बी डैश, और उसका बेस क्या रहेगा, ये यहां से यहां तक, दैट इज एफ नोट, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। और स्मॉल एंगल है तो थीटा नोट मान लो टेन थीटा को, तो दैट इज ए डैश बी डैश, और ये बनेगा एफ नोट। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन गाइज। सिमिलरली आप थीटा आई निकाल लो, इस वाले ट्रायंगल से देख लो, ये रहा ट्रायंगल, अगर इसका सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं, पोल इसका P1 और इसका मान लेते हैं P2, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल देख लो, यहाँ पे ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर और इसका बेस ये होगा, तो ये तो ए डैश बी डैश ही रहेगा सेम, और इसका बेस रहेगा यू, लेकिन लेंस के सामने है तो माइनस हो जाएगा, तो यू ई आपका माइनस रहेगा, ये तो रहेगा क्लियर। दोनों की वैल्यू यहां पुट करोगे, मैग्निफिकेशन आ जाएगा बच्चों। तो मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है सर, थीटा आई आया ए डैश बी डैश बाई यू ई, और नेगेटिव में, और डिवाइड में ए डैश बी डैश, और बाई यहाँ पे आएगा एफ नोट, ए डैश बी डैश कैंसिल, एफ नोट ऊपर जाएगा, तो माइनस एफ नोट बाई यू ई आएगा, आप देख सकते हो। दिस इज योर मैग्निफिकेशन। तो फाइनली व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, तो वी हैव टू रिमेंबर एफ नोट बाई यू ई, ये
दिस इज मैग्निफिकेशन। बट बच्चों लीस्ट डिस्टेंस के केस में डी के टर्म्स में ही निकालना है हमने। तो वैसे ही फिर देखो यूई चाहिए और यूई डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की आई पीस के लिए, तो हमें इसके लिए लेंस फॉर्मूला यूज करना है अगेन। तो हम यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर आई पीस के लिए आप लेंस फॉर्मूला यूज करो, वहां से यूई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, आ गया, डेरिवेशन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो क्या होता था सर, 1/f 1/v 1/u, एफ को लिखेंगे एफ ई। क्यों लिखेंगे सर एफ ई? क्योंकि आई पीस के लिए। v क्या है, उसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां पे बन रही है सर, डी पे, कहां, सामने, उसके सामने वाली डिस्टेंस नेगेटिव, तो डी, और u क्या है उसका, माइनस यू ई ऑब्वियसली। तो ये माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लेके आओ, अगेन सेम देखो, एफ ई प्लस 1/d, यहाँ पे आ गया 1/ue, और 1/ue की वैल्यू पूरी की पूरी आ गई, यही तो चाहिए हमें। देखो यहाँ पे, यहाँ पुट कर दो उसको, तो मैग्निफिकेशन आएगा माइनस एफ नॉट, और ये है 1/ue, यानी पूरा लिख देंगे यहाँ पे 1/fe प्लस 1/d, चेक करें आप। और बच्चों हम क्या करेंगे, fe को कॉमन ले लेंगे, 1/fe को कॉमन लो, तो ये आ जाएगा माइनस एफ नॉट बाई fe, पूरा का पूरा 1/fe बाहर आएगा, तो 1 प्लस, यहाँ fe नहीं है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो fe बाई कैपिटल D, ये बन गया आपका डेरिवेशन। एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस। एडजस्टमेंट इस तरीके से करना है, और ये आपका फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है। दिस इज योर फॉर्मूला, माइनस एफ नोट बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी, लीस्ट डिस्टेंस के केस में मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर यू कैन से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की ये बनेगी। रे डायग्राम, डेरिवेशन कैसे करना है, सब कुछ सॉर्टेड है, आपके सामने है, आपने करना है, बेस्ट तरीके से करना है, इतनी प्रैक्टिस करके जाना है। लेकिन सर उसने बोला अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो ध्यान से देखो, अगर उसने बोला इमेज, इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, बच्चों इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसका मतलब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी, इन्फिनिटी पे बन रही होगी, तो डी का कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। बस डी की वैल्यू आप जब यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, पूरा वैल्यू 0, तो ये बचेगा एफ नोट बाई एफ ई। तो बस आपका जो मैग्निफिकेशन बनेगा इन्फिनिटी केस में, वो बनेगा, मैग्नीट्यूड लेना है केवल एफ नोट बाई एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं बॉस, ठीक है। तो फिर केवल मैग्निफिकेशन होगा इन्फिनिटी वाली इमेज में एफ नोट बाई एफ ई, अदरवाइज दिस वन इज द टोटल फॉर्मूला एंड दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। प्रैक्टिस करना, सेल्फ प्रैक्टिस करना, बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेना, जो रे डायग्राम बनाए उनको बना लेना, बस एक ही तरीके से सीखना और मल्टीपल टाइम उसकी प्रैक्टिस करना, आई गारंटी आपको आ जाएगा बच्चों। बाकी आप समझदार हैं, आपके एग्जाम है, आपने एग्जाम देना है, आपको बेटर पता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करनी है अगर आप पूरे मार्क्स लेना चाहते हो अपने फिजिक्स में। और कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए, कितना भी वेरिएशन उसमें क्रिएट हो जाए, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे और सीरीज को बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए सीखोगे, तो 100% आप कॉन्फिडेंट होके जाने वाले हो और बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो फिजिक्स में। यही राज होते हैं, यही तरीके होते हैं, यही टेक्निक्स होते हैं अच्छे स्कोर करने की। ओके, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर की। ये हमने कंप्लीट कर लिया रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स के बाद ऑब्वियसली वेव ऑप्टिक्स की ही मैं बात करूंगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा नहीं है, डोंट वरी। तो उसमें जो लिमिटेड है, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो आपने पढ़ते रहना, जो डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट आ सकते हैं वो मैं कराऊंगा। तो जरूरी नहीं है हर चैप्टर में बहुत डेरिवेशन होंगे, इसमें बहुत सारे थे, बाकी में कम ही होंगे, डोंट वरी, बट आते हैं, इसलिए करने जरूरी है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।